तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के काइंड्स अपने सीख रहे हैं। तो अगर हम बात करें पहले 3 अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने सीखे वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब 15 टू 25 ईयर्स की एज ग्रुप के अंदर ऐसे लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। ही डज नॉट गेट द पर्सन डज नॉट गेट वर्क फॉर इवन अ सिंगल डे, मतलब उसको काम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या काम मिल तो रहा है लेकिन काम ऐसा मिल रहा है जो उसकी क्वालिफिकेशन के लायक नहीं है, या तो ऐसा काम मिल रहा है कि जो उसको पूरे टाइम का काम नहीं मिल रहा है, यानी मतलब कंप्लीट डे का टाइम इसका काम इसको नहीं मिल रहा है। जैसे कि 8 घंटे की जगह पे 5 घंटे का काम मिलना, या तो किसी इंसान ने अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया और उसको क्लर्क की जॉब मिलना, तो ये होता है। जबकि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में काम करने वाला दिखता तो है लेकिन उसका काम में कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होता है। उसको अगर निकाल भी दिया जाए तो इससे टोटल प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोगों को अपने क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को अपने डिसगाइज अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, राइट। नाउ हम अब बात कर रहे हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है नॉर्मली डेवलप कंट्री के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, पर अब ज़रूरी नहीं है कि एक टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक ही जगह पे देखने को मिलेगा। वो अब हर इकोनॉमी के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब इकोनॉमी की सिस्टम कैपिटलिज्म की हो गई है। इन अ कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी, investors and saving class are distinct classes so that it creates disequilibrium. As a result, sometimes economy faces prosperity और sometimes depression आता है। यानी ups and downs इकोनॉमी में आते रहते हैं। कभी प्रॉस्पेरिटी यानी इन्फ्लेशनरी जो फोर्सेस है वो इकोनॉमी के अंदर हर चीज की प्राइसेस को इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एंड बिकॉज एवरीवन इज गेटिंग मोर प्रॉफिट, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पर ऐसा कब होता है कि जब इन्फ्लेशन हो, तो डिप्रेशन में इससे उल्टा होता है कि ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी, जैसे यहाँ लिखा है कि देयर इज हाई इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट सब ज्यादा होता है। लेकिन जब डिप्रेशन फेस करती इकोनॉमी, एंड देयर इज अ रिडक्शन इन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाती है। ड्यू टू रिडक्शन इन इफेक्टिव डिमांड, industries have to reduce production or shut down the production, and many laborers are retrenched from work. retrench यानी काम से निकाल दिया जाना। retrench करना मतलब without your fault you are removed from your job। आपका कोई फॉल्ट नहीं है, समझो आपने काम गलत किया ना, ऐसा नहीं है। आपने काम सही नहीं किया या आपसे कोई गलती हो गई, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, बट जस्ट यू आर रिमूव्ड बिकॉज उन्हीं के पास काम नहीं है। तो जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं उनके पास काम नहीं है। So there is here depression becomes the reason for unemployment. So this type of unemployment is called cyclical, या तो depressive unemployment बोला जाता है, या फिर trade cycle unemployment इसको बोलते हैं। America experienced severe depression during 1929 to 30, and its effect was faced by many countries of the world. That is why this depression was known as a Great Depression. तो ग्रेट डिप्रेशन क्यों बोला जाता था? क्योंकि 1929-30 में नॉट ओनली अमेरिका लेकिन पूरी दुनिया में ये फैल गया था। प्रेजेंटली ऑल्सो समटाइम्स डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, वो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं। बट याद रखो, ये तभी होगा जब कैपिटलिज्म कंप्लीटली अप्लाई किया गया हो किसी इकोनॉमी के अंदर, तो क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, जीरो रोल फ्रॉम द गवर्नमेंट कैपिटलिज्म। हाँ जी सर, 1929 में तो वॉल स्ट्रीट क्राइसिस पण था ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी और उसके बाद में पूरी दुनिया में पता चल गया था लोगों को कि कभी भी वॉर हो सकती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि हर जगह पे क्या लोग लड़ने के लिए तैयार थे, तो इसलिए क्या डिमांड एकदम लो हो गई थी। डिमांड कौन करेगा? सोचो, पीसफुल टाइम के अंदर डिमांड करते हो, वॉर के टाइम पे कौन डिमांड करेगा? दैट्स व्हाई डिमांड एकदम बिलो पार हो गई, एकदम नीचे। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिप्रेशन पूरी दुनिया में स्टार्ट हुआ। ग्रेट डिप्रेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा डिप्रेशन आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया।
Question. Now the next thing is to solve the problem of cyclical unemployment. The state होना क्या चाहिए, देखो मैंने बोला ना कि कैपिटलिज्म जहाँ पे होगा ना वहां पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नॉर्मल है, होता रहता है। लेकिन जब बात करें अपने कैपिटलिज्म की नहीं लेकिन सोशलिज्म या तो इंडिया जैसी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की, तो वहां पे उसका क्योर भी हमारे पास है। अब गवर्नमेंट करना स्टार्ट करेगी क्या, स्टेट यानी गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैक्सिमम पीपल एंड ट्राई टू इंक्रीज देयर इनकम लेवल्स। अब ये क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगारी देने के लिए गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटी स्टार्ट करेगी, जैसे रोड बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, चेक डैम्स बनाएगी, या फिर गवर्नमेंट खुद प्लांटेशंस वगैरह वैसे एक्टिविटीज के अंदर या तो सोशल एसेट्स क्रिएट करने में, स्कूल की बिल्डिंग बनाना, राइट, टाउन हॉल बनाना, ऐसी चीजें, तो सोशल एसेट क्रिएट करने में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करेगी। अब इससे होगा क्या, लोगों को एक बार इनकम मिलने शुरू हो जाएगी तो लोग डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो धीमे धीमे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। बट किसी के पास रामबाण इलाज नहीं है, जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट किसी के पास भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि इस अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए यही करो तो हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अभी चल रहा है। अभी आपने देखा 2 करोड़ लोगों की रोजगार इंडिया में चली गई है, 2 करोड़ पीपल दे लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक जिसको बोलते हो वो। नाउ द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी क्या, व्हेन इन प्रोडक्शन प्रोसेस because of changes in demand or production or due to change in taste and preference or new technology, new goods enter in the market and unemployment rises. तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड, बिकॉज ऑफ चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, राइट? So then this unemployment is called frictional unemployment. In a developed nations, when old production house system is replaced by a new production system, then the units will with old production system face economic loss and shutdown. As a result, the laborers working in those units remain unemployed till they don't learn the work according to the new technology. This unemployment is for a short term. इसमें कैसा होता है कि समझो कि तुम्हारे बिजनेस यूनिट के अंदर नई टेक्नोलॉजी लाई गई, और व्हेन द न्यू टेक्नोलॉजी इज ब्रोट इन, तो एट दैट सेम टाइम क्या हो रहा है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ लोग जिसको पुरानी टेक्नोलॉजी ही आती है, नई टेक्नोलॉजी उसको समझ में नहीं आती, उनको धीमे धीमे थोड़े टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है, पर जैसे ही वो नई टेक्नोलॉजी को सीख लेंगे सून दे विल गेट देयर जॉब बैक। इसीलिए बोला गया इट इज अ शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे देखो यहाँ पे when smartphone replace all mobile phones, then the laborers engaged in production, sales and service of all mobile phones became unemployed. ये फ्रिक्शनल है, बट जैसे उन्होंने सीख लिया तो वापस उनको जॉब्स मिल जाएगी। So it's not a long term unemployment and it is not a serious problem like open unemployment. तो ये हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पे सीखा। Now we are moving towards the causes of unemployment. कारण क्यों अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इन इंडिया द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट कौन पब्लिश करता है, प्लानिंग कमीशन ये पब्लिश करता है, और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको अपने शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSO, फिर NSS यानी नेशनल सैंपल सर्वे, एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए जर्नल जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पब्लिश करती है वहां से मिलता है। याद रखना ये MCQ आएगा, कौन सा, which committee was formed to study the problem of unemployment in India? तो भगवती कमेटी याद रखना, to study the problem of unemployment and it clearly talks about magnitude and causes of unemployment. magnitude यानी कितना अनएम्प्लॉयमेंट है वो बताया, और साथ में ये भी बताया कि उस अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे रीजंस क्या है। To improve the rate of economic development of a country,
and to solve the problem of unemployment. In 1951, planned steps were taken, but problem of unemployment became more severe. अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा खराब हुआ. प्लान स्टेप्स यानी पहले से हमने स्टेप्स लेना शुरू किए थे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए. पहले तो हमने ऐसा सोचा था कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं. एंड अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही गया. एंड देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल ऑफ अ सडन स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम सीरियसली. और जब से उन्होंने सोचना शुरू किया इसके बारे में, तब से अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं कि धीमे धीमे सॉल्व करने की गवर्नमेंट ट्राई करती है, बट स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड इन आवर कंट्री. एट द एंड ऑफ द प्लानिंग, द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी नोन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. जैसे कि देखो यहाँ पे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान उसका एंड हुआ ना, तब 53 लाख पीपल वर अनएम्प्लॉयड. कितने? 53 लाख पीपल वो अनएम्प्लॉयड थे, which increased to 304 lakhs at the end of the 5th 5-year plan and 348.5 lakhs at the end of 9th 5-year plan. तो कितने लोग थे? पहले 53 लाख, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो 5th 5-year plan के बाद में ऑलमोस्ट 3 करोड़ पीपल वर अनएम्प्लॉयड. और उसके बाद में 9th 5-year plan में तो 3.5 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड थे. तो इस इंफॉर्मेशन से पता चल जाता है कि एक्सटेंसिव अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया फेस कर रहा है and it is increasing day by day and which has become a serious problem. तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो कोई भी प्रॉब्लम, तो पहले तो उसका रूट जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ, प्रॉब्लम का रीजन क्या है. देन आफ्टर यू कैन स्टडी द प्रॉब्लम एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे भी वैसा ही है. सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. द फर्स्ट वन इज हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. ये तो बहुत सारे प्रॉब्लम की जड़ में है. इंडिया के बहुत सारे प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है. इन इंडिया द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नोटिस्ड. बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आज जिस बच्चे का जन्म होता है 20 साल बाद वो जॉब मांगेगा. तो विद दिस लेबर सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस रैपिडली and there is a continuous increase in new laborers in search of employment in labor market. But simultaneously there is a slow rise in employment opportunities which increases the problem of unemployment and underemployment. तो employment opportunity धीमे धीमे बढ़ रही है, slowly बढ़ रही है. तो मतलब ये हुआ कि इंडिया में जो लेबर मार्केट है वो लेबर मार्केट में नए लेबरर्स आते जा रहे हैं, लेकिन उसके सामने नई अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनके लिए. तो व्हेन दे डू नॉट हैव प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज, तो सीधा नतीजा ये निकलता है कि अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है. यहाँ लिखा गया है कि इंडिया में देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1.70 करोड़. पॉपुलेशन कितनी बढ़ती है? 1.70 करोड़. ये ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है. मतलब इंडिया में हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया ऐड होता है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है. So with this much increase in population और उसके सामने कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने ना हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है. द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मच लेसर. यानी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट समझो कि 2% है, तो उसके सामने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 0.3% बढ़ रही है. तो नतीजा ये हो रहा है कि होना चाहिए कि 3% 4% के हिसाब से बढ़े, पर ये नहीं बढ़ रहा है. तो इससे एक तो सैलरीज और वेजेस भी कम मिलते हैं एंड सेकेंडली जो मिलता है ना वो तो कम ही है, लेकिन साथ में कई बार तो जॉब भी नहीं मिलती है लोगों को. तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम इंक्रीज होता जाता है. फिर देखो दूसरा है उसके बाद में प्रॉब्लम के स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. देयर आर टोटल सी हियर ऑलमोस्ट 10 different causes of unemployment. The slow rise in employment opportunities, increase in employment and economic growth has strong relationship. यानी अगर तुम्हारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फास्टर होगा ने तो कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फास्टर रेट के ऊपर इंप्रूव होगी, ज्यादा बढ़ेगी. लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हमने ग्रोथ तो किया
लेकिन जॉबलेस ग्रोथ किया। मतलब हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक को छोड़ना शुरू किया और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना शुरू किया। ऑलरेडी जिस कंट्री के अंदर लेबरर्स अनएम्प्लॉयड हो, उस कंट्री के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही होनी चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है ना वो और ज्यादा सीवियर होता गया। इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रिमेन जॉबलेस ग्रोथ। In the first three decades of planning, India attained 3.5% of economic growth. This growth rate increased to 7.6% in 10th five-year plan and 7.8% in 11th five-year plan. But still, number of unemployed kept increasing. यानी अनएम्प्लॉयमेंट पहले लिखा है, देखो इंडिया ने 3.5% का ग्रोथ रेट अचीव किया, वेरी गुड। उस वक्त जब टोटली इंडिया बिल्कुल डार्क एजेस के अंदर था, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करो, फिर तो देखो और ज्यादा ग्रोथ रेट 7.6%, 7.8%, बट स्टिल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के साथ में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी ग्रोथ हो रहा है ना वो मशीन बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। तो अगर मशीन्स को ही अप्लाई करना है तो अल्टीमेटली फायदा क्या होगा कि प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन साथ में नुकसान ये हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। तो वो भी सेक्टर वाइज देखे तो सेक्टर वाइज में भी कुछ सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, कुछ सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट अभी भी नहीं हुआ है। और एग्रीकल्चर की भी बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एरियाज ओनली। कुछ एरिया तक ग्रीन रिवॉल्यूशन चला, हर एरिया तक नहीं फैला वो। सो एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पर लेबर सप्लाई विच इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। यानी एम्प्लॉयमेंट है तो सही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेबर सप्लाई के सामने बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी आर इन अ वर्ज ऑफ सच ए सिचुएशन कि जहाँ पे ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है और साथ में प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है। तो अब किसको फर्क पड़ता है, सोचो एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर मैं प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो किसको पड़ी होगी कि मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को ज्यादा दूं? I am much concerned about my profit only, right? अब आता है लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। Indian planning has increased national income, but simultaneously population growth rate also increased. As a result, per capita income increased at a lower rate than national income. Due to low per capita income and expenses in satisfying basic needs of burdensome population, kept saving and investment at a lower rate. एक बात समझो कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने के लिए पहली बात तो ये है कि तुम्हारे फैमिली के अंदर कमाने वाले ज्यादा और खाने वाले कम होने चाहिए। इसका मतलब 10 लोगों की फैमिली, यानी समझो 4 लोगों की फैमिली है तो कम से कम 2 लोग तो कमाएंगे, फिर 4 लोग खाएंगे, समझ में आता है, चलो। पर यहाँ पे होता क्या है, सिर्फ एक ही कमाने वाला होता है घर में, और वो 4 लोगों की फैमिली को वही यानी जितना भी उसकी रिक्वायरमेंट है वही खाली पूरी करता है। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है लेकिन पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि 4 लोगों, एक की इनकम 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एक ही फैमिली के अंदर। तो ऐसे तो कितने फैमिलीज है जिसमें 8-8, 10-10 लोग होते हैं, पर इसमें भी कमाने वाले एक या तो 2 लोग होते हैं। सो दैट्स वाई पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो जब पर कैपिटा इनकम कम है तो वहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट लोअर रेट पे चलेगा, एंड बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, agriculture or other sector, they could not create much employment opportunities which increased the problem of unemployment. तो यहाँ पे आप employment opportunities create नहीं कर पाते हो proper, and that's why we are facing the problem of unemployment. अब capital intensive production technique, इंडिया में the major problem is capital scarcity में है और laborers बहुत ज्यादा है। इन दिस सर्कमस्टेंसेस अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना चाहिए, राइट? बट फ्रॉम द सेकेंड 5-year प्लान, इंडिया हैज अडॉप्टेड डेवलपमेंट ऑफ हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। इन प्लानिंग स्कीम्स ऑल्सो, इन प्लेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक वॉज गिवन लेस इंपॉर्टेंस। यानी उस वक्त भी क्या था कि प्लानिंग के टाइम से जब हमने हेवी और बेसिक इंडस्ट्रीज का जब भी स्टार्ट किया ना प्रोडक्शन करना उसके अंदर, तो भी हमने
ऐसा ही सोचा कि एफिशिएंसी बननी चाहिए, और एफिशिएंसी तभी बढ़ती है जब तुम्हारे पास क्या हो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो। लेबर इंटेंसिव में ये सब नहीं हो पाता है। इवन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में भी हमने क्या ज्यादा ध्यान दिया, मशीन्स ज्यादा हो, जिससे आदमी का काम कम हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो इसके कारण भी इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए और टू गेट सिक्योरिटी अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन, सच अ पॉलिसी इज अडॉप्टेड व्हिच सेव्स लेबर। हम क्या चाहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या चाहता है कि कम लेबरर्स होंगे तो मगजमारी तो नहीं ना लेबर यूनियन की, वो यूनियन वाले हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ये सब मगजमारी कब हो, लेबरर्स ज्यादा हो तो लेबरर्स की प्रॉब्लम इंडिया में पहले ज्यादा थी, स्ट्राइक ज्यादा होती थी, तो इसलिए अब इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या करना शुरू किया, लेबर को मशीन से रिप्लेस करना शुरू किया, यानी मशीन आ जाए, लेबरर्स चले जाए, तो ये सब झंझट से छुटकारा मिल जाए ना। अदर देन दैट, रेलवे, इरिगेशन, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक सेक्टर, सब में कैपिटल इंटेंसिव। आज आप अपने ही देखते हैं ना, खड्डे भी खोदे जाते हैं तो भी मशीन से खोदे जाते हैं आजकल। तो इसके लिए भी मशीन, पहले क्या उसके अंदर 10-12 मजदूरों को रोजगारी मिलती थी, लेकिन अब है ही नहीं, वो सब चला गया। उसकी जगह पे क्या करते हैं वो लोग, रोड डैमेज ना हो इस तरह से अंडरग्राउंड टनलिंग जैसा काम करते हैं, एंड एज ए रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हैज बिकम एक्यूट। दैट इज वाई भगवती कमिटी एंड दो कमिटी, वेंकटरामन कमिटी which was formed to study unemployment also recommended to use less of mechanization। उन्होंने बोला कि मशीन्स को कम यूज करो, but that's not possible। if you want good productivity, better products, क्वालिटी अच्छी चाहिए, साथ में लेस प्राइस के अंदर प्रोडक्शन चाहिए, तो यू नीड मशीन्स, आपको मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। Now the last one of the day is the lack of vocational education in India. One reason for a high educational unemployment is ineffective educational system। यानी इंडिया में एजुकेशनल सिस्टम कैसी है, बिल्कुल ही इनइफेक्टिव है, बिल्कुल बेकार। those who can work according to the changing working atmosphere in every sector, such type of workers are not created। that's why we are changing the education policy now। यानी 35-36 years के बाद में फर्स्ट टाइम वी हैव चेंज द एजुकेशन पॉलिसी। अभी सा रट्टा मारने वाली एजुकेशन पॉलिसी, यानी गोखते जाओ बस, दूसरा कुछ नहीं। बट with the objective of increasing economic growth rate, technology and mechanization has been adopted by industries and agriculture। So such laborers are required also who have knowledge of these techniques, but the present education system is opposite to that। आज की एजुकेशन सिस्टम इसके बिल्कुल खिलाफ है। एंड स्किल्ड लेबरर्स आर फ्यू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोकेशनल। यानी आप अगर किसी अकाउंटेंट को अपॉइंट भी करते हो ना अपने बिजनेस के अंदर, तो उस अकाउंटेंट को अकाउंट लिखना भी नहीं आता होगा, यानी उसके पास डिग्री होगी, बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री होगी, लेकिन उसको आपके बिजनेस के अंदर बैठ के प्रैक्टिकली अकाउंट लिखना आपको समझाना पड़ेगा पहले, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली कभी समझाया नहीं गया है। सम्स करवाए जाते हैं, लेकिन कैसे, सेट सम्स, फिगर सब नक्की 3 जीरो वाली क्लास में फिगर आती है, वैसी फिगर आपको समझाई जाए, तो अल्टीमेटली उस इंसान को क्या लगता है, ये बहुत इजी है, आसान है, एडजस्टमेंट सेम सेम सब सम के अंदर। एंड फाइनली जब फाइनल अकाउंट बनाने वो इंसान बैठेगा ना, तो उसको लगेगा कि यार ये तो गोक के आया हूँ मैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको करने की नौबत आएगी ना, तो इंसान बौखला जाएगा, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ट्रेनिंग बेस्ड एजुकेशन को अपने वोकेशनल बोलते हैं। Present education failed in mental and physical formation of human being। Even after acquiring education, a person is incapable of self-employment and suffers from problem of unemployment। यानी एजुकेशन आने के बावजूद भी वो लायक नहीं बनता है, काम करने के लायक नहीं बनता है, अल्टीमेटली उस इंसान को क्या, अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। सो अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड। अब 5 पॉइंट दूसरे बाकी है। कल